हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट हिंदी, कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल वाला लिया है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो है ऑलमोस्ट सारी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग यूनिट नंबर 1 के तीनों लेसन और यूनिट नंबर 2 का हमने फर्स्ट लेसन जो था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर जो लेसन नंबर 1 है, रईसों के सपूत। तो देखो, मैं आपको पहले ही चीज़ बता देता हूँ, हिंदी में आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है और आपको जो भी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको जो है जो भी राइटर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका जो जो भी उनकी जीवनी रही है वो उसके बारे में और थोड़ा उनका क्या योगदान रहा है वो उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। और जो भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपका आता है प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा आपको जो है इसमें जो भी स्टोरी दे रखी है उस स्टोरी को आपको समझना है, जिससे कि जिसके बिहाफ पर आप जो है प्रसंग व्याख्या को भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहे बिहारी जी वाले के बाद में हमारा जो लेसन नंबर 1 है, इकाई 3 से, यूनिट नंबर 3 से, रईसों के सपूत, पेज नंबर 55। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। 55 पेज नंबर पे हम पहुंच जाते हैं और अपना जो है स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं लेसन, क्योंकि हाँ। तो रईसों के सपूत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ ये अध्याय है, यूनिट नंबर 3 से, लेसन नंबर 1, जिसमें आपको मैंने आपको बताया था कि हर बार की तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि जो उसमें बताया गया है कि जो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक योगदान को समझ पाएंगे कि उनका क्या योगदान है साहित्य में। दूसरा, गुप्त जी की राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना से परिचित होंगे कि उनकी राष्ट्रीय और समाज के प्रति क्या चेतना रही है, और इनके काव्यगत विशेषताओं को भी समझ पाएंगे। ठीक है, और फाइनली वही रईसों के सपूत कविता क्या है उसका पूरा का पूरा जो है कंक्लूजन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो आधुनिक काल के दूसरे काव्य आंदोलन द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। प्रतिनिधि कवि जो है माने जाते हैं मैथिली शरण, और आधुनिक काल के सबसे बड़े कवियों में इनका नाम है, जो दूसरे कवि यहाँ पर ये कहलाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सही सही मायने में शिष्य ये थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उनके शिष्य के रूप में जो है इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि भाषाई और द्वैत को समाप्त करने और गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में लेखन हेतु प्रयास का जो बीड़ा उठाया था वो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका और अयोध्या अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली आंदोलन के तहत उठाया गया था। तो कहा जाता है कि जो उस समय सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत और अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली जो आंदोलन के तहत में जो मुद्दा उठाया गया था, उससे वास्तव में रचनाक्रम के माध्यम से साकार मैथिली शरण गुप्त ने ही किया था। यानी कि जो वहाँ पर बात उठाई गई उस बात को जो है खड़ी बोली आंदोलन के तहत जो भी मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे को साकार किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया था। तो आपको बस ये समझना है कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो आधुनिक काल के दूसरे सबसे काव्य आंदोलनों के अंदर प्रतिनिधि कवि रहे हैं। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है ये शिष्य थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो क्या है साहित्यिक परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1846 में हुआ था, चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैश्य परिवार में। और इनके पिता सेठ रामचरण सीता के उपासक थे। वो जो है सीता जी की पूजा करते थे। और मैथिली शरण शरण गुप्त जो है इनका जन्म जो है 1846 में हुआ था, चिरगांव जिला झांसी के अंदर। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको किसी भी राइटर के बारे में अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लोग चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप जो है उनकी जीवनी में पहले तो देखो, सिंपल सी बात है, डेट जो है आपका डेटा है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट आप बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो कि इनका जो है जीवन जो है बहुत अभाव में बीता। बचपन में जो है इनकी जो है शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। माता पिता जो है उनका देहांत हो गया। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि आप जितने भी राइटर्स देखोगे ना, पहले जितने भी बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं, उन सभी कवियों के अंदर, उन राइटर्स के अंदर एक बात खास थी कि उनका जीवन बड़े अभाव में बीता, बहुत गरीबी में बीता, संघर्षपूर्ण जीवन रहा, है ना? तो ये लाइनें आप अपनी तरफ से डाल सकते हो किसी भी राइटर के बारे में अगर पूछ लिया जाएगा तो। आगे चलते हैं, और इस भक्ति भाव और काव्य प्रेम का जो निरंतर विकास होता रहा, और आगे चलकर क्या हुआ, उन्हें राम कथा का अमर गायक बना दिया। राम कथा कहने वाले जो बहुत बढ़िया लेवल पे जो नाम रहा है वो इन्हीं का रहा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि जो मैथिली शरण गुप्त का हमने परिचय पढ़ लिया। परिचय पढ़ने के बाद यहाँ पर बातचीत आती है किसकी, कि जो रईसों के सपूत प्रतिपाद है, ये है क्या? तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने बताया है कि राष्ट्र प्रेम की अनेक कविताओं में देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया है।
तो रईसों के सपूत यहाँ पर जो स्टोरी है, इसमें उन्होंने बोला कि जो राष्ट्र की जो प्रेम है ना, इसको लेकर अनेकों कविताएं लिखी हैं और देश के अंदर गौरवशील अतीत का वर्णन जो है प्रभावशाली ढंग से दिया है। साथ ही वर्तमान समय की जो विसंगतियां हैं वो भी बखूबी व्यक्त किया गया। उन्होंने क्या बोला, जो आजकल की जो कमियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने व्यक्त किया है। और कवि का मानना ये है कि रईसों के घर में केवल सपूत ही पैदा होते हैं, इसीलिए स्टोरी का नाम क्या है, रईसों के सपूत। क्योंकि उनकी संतानों में दोष निकालने का साहस किसी में नहीं होता, भाई पैसा है उनके पास में। और यहाँ कभी बताते हैं कि बिगड़ैल नालायक संतान को भी सपूत कहकर उन पर करारा व्यंग करते हैं। व्यंग का मतलब होता है कि एक हंसी मजाक में, मतलब आप किसी को बात बोल देना जो चुप जाए, इस तरीके से। और गुप्त जी ने जो है यहाँ पर अपना गुस्सा भी दिखाया, यहाँ पर रोष भी प्रकट किया है। और ऐसी कपूत संतान के होने से तो दंपति का निसंतान होना कहीं बेहतर है। वो बताते हैं कि जितने भी जो रईस जो लोग हैं उनकी जो संतानें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल होती हैं, नालायक होती हैं। तो वो इसी में यहाँ पर जो है अपना रोष, यहाँ पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी संतानों से तो होने से बढ़िया है कि जो दंपत्ति हैं, जो माता पिता हैं, जो भी मियाँ बीवी हैं, उनकी कोई संतान ही ना हो। वह पुत्र जो कुल में दोष लगाए कुल नाशक कहलाता है। और वो ऐसे बिगड़ेले सपूतों और उनके घर रहने वाले मित्रों विदूषकों की कथा को याद करते हुए कवि रोष से भर जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों की संतानें जो हैं, जितने भी जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो बालकों का जीवन व्यतीत नहीं करती। उन्हें अतिरिक्त लाड़ दुलार मिलता है, यानी कि उनको बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत लाड़ प्यार दिया जाता है। और इसी वजह से वह पूरा दिन गोद में ही बैठे और उनको जो है पूरा जीवन उनका गोद में बैठे बैठे निकल गया। उनको ज़्यादा जो है समय में मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। उसके बाद में धन धनपतियों के यहाँ पर जो है शिक्षा की भी कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनका जीवन जो है नौकरी पेशे सामान्य मनुष्य की तरह व्यतीत नहीं होना चाहिए ना। परिवार का बड़ा व्यवसाय होगा, उनका भविष्य है, कि इसलिए जो है वो उद्योगपतियों के यहाँ सम्मान पाती है। और सिंपल सी बात है कि भाई वो उस व्यक्ति को यहाँ पे बहुत पैसा मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और यहाँ पर उद्योगपतियों की शिक्षा के प्रति मानसिकता को उजागर करते हैं, कि साथ ही सामाजिक वास्तविकता भी प्रकट करते हैं कि धन के साथ में आदर भी जुड़ा होता है। आदर सम्मान की भावना इन लोगों के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि इन सब चीज़ों को बताता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा धन दौलत होगी उतना ही सम्मान वो प्राप्त करता है। परंतु रईसों के सपूत अपना बाकी समय तीतर बटेर लड़वाने और बंदूक के दम पर निरीह वन्य प्राणियों के आखेट में व्यतीत करते हैं। आखेट का मतलब होता है यहाँ पर शिकार करना। तो वो बोलते हैं कि ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि तीतर बटेर लड़वाने का मतलब यहाँ पर कोई एक, जैसे दो जानवरों के अंदर लड़ाई करवाना, बंदूक के दम पर जो है प्राणियों को मारना, है ना, शिकार करना, अपराध करना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि यौवन के नशे में सुरा सुंदरी में डूबे रहना ही उन्हें श्रेष्ठकर लगता है। और इसके लिए पसीने की तरह लहू बहाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। गुप्त जी ने इन सब चीज़ों को बोला है और रईसों की जीवन शैली का सुंदर चित्रण किया है। भाषा में एक प्रवाह है जो आदि से अंत तक बना रहता है, और इसी चीज़ को वो जो यहाँ पर बताते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रसंग व्याख्या फिर वही, कि जो भी वो स्टोरी दी गई है उस स्टोरी के अंदर आपको बताया गया कि भाई मैथिली गुप्त जो शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने बताया कि रईसों के सपूत, कि रईसों के घर में तो हमेशा से सपूत ही पैदा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो स्टोरी दिखाई गई है। और फिर वही जो मैंने आपको हमेशा के लिए बोला कि वो सिर्फ आपको कुछ लाइनें देंगे और उसके अंदर प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है। प्रसंग और व्याख्या में आप आराम से लिख सकते हैं, और विशेष में भी आपको दो तीन चीज़ें लिख देनी है इसके अंदर, कि कभी सबूतों और शौकों और बुरी आदतों का वर्णन करते हैं, अत्यधिक धन की बात करते हैं, भाषा की सहजता है, कविता के द्वारा अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख दीजिएगा और उसके बाद में आपका आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और अगर आप जो है पूरे उसकी एक मैराथन चाहते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा कि एग्ज़ाम कैसे होना है और कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।